Assalamu alaikum dear students. I am your lecturer Abdul Azim. Today we are going to discuss relevant costing principles, which is an important topic of decision making, as well as provide basis for future topics of the decision making. In this first lecture we will discuss the following items. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग कर करके हमारे जहन में डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल्स को रिटेन करना ज़रा डिफिकल्ट होता है. उसके बाद हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे. उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फॉर मटेरियल कॉस्ट, फॉर लेबर कॉस्ट, फॉर ओवरहेड कॉस्ट एंड फॉर एसेट्स रिक्वायर्ड. लेकिन आज के हमारे जो लेक्चर है उसमें हम अपने पहले 3 एरियाज कवर करेंगे लेक्चर नंबर 1 में. जो बाकी 3 एरियाज हैं वो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स. सो अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का. अकाउंटिंग एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर टास्क है जो रूटीन में हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. डिसीजन मेकिंग हम तब करते हैं जब कोई प्रॉब्लम, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल अराइज होता है बिजनेस में. मीन्स इट इज़ अ रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी. इट इज़ अंडरटेकन एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द प्रपोजल बेसिस. जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स को भी अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेंट पे कर दिया तो रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपने रेंट नहीं भी पे किया तो आप एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्डिंग करेंगे. या आप नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन, प्री पेमेंट्स, इन सब को रिकॉर्ड करेंगे. डिसीजन मेकिंग जो है वो कैश बेसिस पर होती है. अगर कोई एक्सपेंस कैश में पे होना है फ्यूचर में, आज या फ्यूचर में, तो वो हम काउंट करेंगे. अकाउंटिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं. डिसीजन मेकिंग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को मिलाकर इस्तेमाल होती है. एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग में से भी हर कॉस्ट नहीं लेनी, वो कॉस्ट लेनी है मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक भी जो रेलेवेंट होगी. तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स असल में मार्जिनल कॉस्टिंग को रिफाइन करके डेवलप किए गए हैं. उसके बाद अकाउंटिंग में आप अपने तमाम इनकम और तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं. डिसीजन मेकिंग की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ रेलेवेंट इनकम्स और रेलेवेंट एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं. अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. अकाउंटिंग में ज़्यादातर डाटा हिस्टोरिकल या पास्ट का होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ख़ास तौर पर. इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें हम पास्ट का डाटा रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन डिसीजन मेकिंग में, पूरी डिसीजन मेकिंग में हमारा जो डाटा होगा हिस्टोरिकल डाटा रेलेवेंट नहीं होगा, फ्यूचर का एस्टिमेटेड डाटा रेलेवेंट होगा. तो इसमें हमारी जो फीचर्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग में हमने फ्यूचर का डाटा डील करना है. जो कैश फ्लो की शक्ल में होगा या कैश बेस्ड होगा वो डील करना है. मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है. उसके बाद डिसीजन मेकिंग हमने किसी अपॉर्चुनिटी या किसी प्रपोजल की करनी है. हमने बिजनेस की रूटीन की ट्रांजैक्शंस की डिसीजन मेकिंग नहीं करनी. ये एग्जामिनेबल तो नहीं है. ये एग्जाम में आपसे किसी ने नहीं पूछना कि आपने ये अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग का डिफरेंस क्यों पढ़ा, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स को आपका माइंड बिल्ड करता है. तो ये चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी है. जब भी डिसीजन मेकिंग में आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो फ़ौरन सोच लें कि आपने क्या ये डिफरेंस को माइंड में रखा या एज एन अकाउंटेंट आपकी थिंकिंग बनाई. क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अकाउंटिंग कर चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी तक कि आप एक प्योर अकाउंटिंग माइंड अपना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और अपनी बेस बना चुके हैं. तो डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल्स को उसके साथ लेके चलना थोड़ा आपके लिए टेक्निकल होता है, डिफिकल्ट होता है. तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग करें तो इन फीचर्स को आप सामने रखें. अच्छा, पहली चीज़ है हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है. रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रेलेवेंट कॉस्ट मींस एनी कॉस्ट दैट विल अकर इन फ्यूचर. हर वो कॉस्ट जो फ्यूचर में अकर होगी दैट विल बी पेड इन कैश, कैश में पे की जाएगी एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन. इसका मतलब है कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाए. मींस अगर आप डिसीजन को या प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कॉस्ट इनकर होनी हो.
अगर आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना कर रहे हैं तो वो कॉस्ट इनकर ना होनी हो। फॉर एग्जांपल, हमें एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन लेना है कि हम ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें। उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट को काटने के लिए या उसका रॉ मटेरियल काटने के लिए एक स्पेशल कटिंग मशीन चाहिए जो आम रूटीन में हमारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं होती। तो वो जो हम स्पेशल कटिंग मशीन उस स्पेशल ऑर्डर के लिए लाएंगे तो हमें उसका रेंटल भी देना पड़ेगा, उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो स्पेशल ऑर्डर के लिए स्पेशल मशीन और स्पेशल मशीन की वजह से आपकी रेंटल कॉस्ट। तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। अगर हम स्पेशल ऑर्डर परफॉर्म ना करें तो हमें वो स्पेशल कटिंग मशीन नहीं चाहिए, और वो स्पेशल कटिंग मशीन अगर नहीं चाहिए तो रेंटल भी नहीं पे करना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। उसके अलावा फर्दर अगर हम और थोड़ा इसको रिफाइन कर लें तो 3 फीचर्स को आपने जहन में रखना है। इन्हीं को अगर हम और पॉइंट आउट कर लें, अगर इस डेफिनेशन को अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर की कॉस्ट है, उसके बाद कैश बेस्ड या कैश फ्लो बेस्ड है, और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रेलेवेंट कॉस्ट का है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रपोजल। उसके अलावा रेलेवेंट कॉस्ट के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। ये कहा जाता है कि रेलेवेंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी होती है। हर इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये है, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल अमाउंट, एडिशनल कॉस्ट। अगर आपके प्रपोजल की वजह से, आपके डिसीजन ऑप्शन की वजह से अगर आपकी कोई कॉस्ट में इंक्रीज आ जाए तो जितना इंक्रीज आएगा वो इंक्रीज एलिमेंट रेलेवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, हम एक बिल्डिंग या वेयर हाउस हमने रेंट पे लिया हुआ है जिसका करंटली हम रेंट पे कर रहे हैं 50,000। ये जो आप ऑलरेडी रेंट पे कर रहे हैं 50,000, ये हमारे प्रपोजल के साथ लिंक्ड नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कुछ और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपके रेंट में 10,000 रुपीस का इंक्रीज आएगा। तो ये जो रेंट में आपका इंक्रीज आएगा रेंट ऑफ वेयर हाउस में, ये जो रेंट में इंक्रीज आएगा, ये इंक्रीज आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगा। और क्योंकि ये इंक्रीज आपको स्पेशल प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आएगा, इसीलिए ये 10,000 आपकी रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर की जाएगी और ये डिसीजन की कैलकुलेशन में काउंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट हर उस कॉस्ट को कहते हैं कि जिसमें हमारे डिसीजन की वजह से चेंज आ जाए। जब आपकी किसी भी कॉस्ट के टोटल में चेंज आ जाए ड्यू टू आवर डिसीजन, हमारे प्रपोजल की वजह से, डिसीजन प्रपोजल की वजह से अगर किसी कॉस्ट में चेंज आ जाए तो जितना चेंज आएगा वो सारा चेंज भी रेलेवेंट होगा। तो ये जो डिफरेंशियल की टर्म है ये असल में अपने अंदर इंक्रीमेंटल को भी कवर कर लेती है। जब भी आपकी कॉस्ट में चेंज आएगा आपके डिसीजन प्रपोजल के इंप्लीमेंट होने से, या वो चेंज इंक्रीज की तरफ होगा या वो चेंज डिक्रीज की तरफ होगा। अगर चेंज इंक्रीज की तरफ हो तो उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं और डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। अगर डिसीजन प्रपोजल के इंप्लीमेंट होने से आपके कॉस्ट में डिक्रीज आ जाए तो वो डिक्रीज आपका डिफरेंशियल कॉस्ट भी है और उसके साथ साथ हमारी ये अवॉइडेबल कॉस्ट भी है। अवॉइडेबल कॉस्ट भी डिफरेंशियल कॉस्ट में कवर हो जाती है। हमारे डिसीजन प्रपोजल की वजह से अगर किसी कॉस्ट में रिडक्शन आ जाए तो वो जो कॉस्ट में रिडक्शन है वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। या अगर हम अपनी कोई प्रोडक्ट बंद करें, अपना कोई डिपार्टमेंट बंद करें और उसकी वजह से हमारी कुछ कॉस्ट कम हो जाए तो वो जो हमारी कॉस्ट में कमी आई है वो हमारी कॉस्ट रेलेवेंट है। लेकिन इस रेलेवेंट कॉस्ट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगी, ये एज एन बेनिफिट रिकॉर्ड होगी बिकॉज इसमें रिडक्शन आ रही है। हमारे डिसीजन प्रपोजल की वजह से जब इसमें रिडक्शन आएगी तो हम इसे कॉस्ट कहने की बजाय हम इसे बेनिफिट कह सकेंगे। आइटम ये हमारी रेलेवेंट है
लेकिन हमने इसको कॉस्ट नहीं कहना, क्योंकि ऑल्दो इसका नाम अवॉइडेबल कॉस्ट है, लेकिन ये हम अपनी डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन में एज अ बेनिफिट रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसमें इंक्रीमेंटल और अवॉइडेबल, इंक्रीज आ जाए तो इंक्रीमेंटल, डिक्रीज आ जाए तो अवॉइडेबल, और इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम बात करना चाहें तो डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभार एग्जामिनर आपसे रीजंस मांगेगा थ्योरी में, तो उन रीजंस को लिखने में हम इन टर्म्स को यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। उसके बाद एक और कॉस्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन प्रपोजल। अगर आपको कोई भी डिसीजन प्रपोजल से पहले, डिसीजन प्रपोजल के इम्प्लीमेंट होने से पहले आपको कोई बेनिफिट आना था और वो बेनिफिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, अगर डिसीजन प्रपोजल के आने के बाद या उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको कोई बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, तो वो बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन ये इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हर अपॉर्चुनिटी को नहीं, अगर आपके पास 3 या 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जो इकट्ठी ना की जा सकें, हम उनमें से कोई एक करें, तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है और अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है और वो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, तो इनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन लेना है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है? अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको 5,000 रुपए का फायदा होना है और एक अपॉर्चुनिटी है जिससे 8,000 रुपए का फायदा होना है, अगर हमारे पास डिसीजन प्रपोजल ना हो तो हमने इनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी पिक करनी थी और डेफिनेटली वो हमने इसको छोड़ देना था और ये 8,000 को टेकअप करना था। डिसीजन प्रपोजल अगर आ जाए और उसकी वजह से आपको ये बेस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करनी पड़े, ये हम पहले ही छोड़ चुके हैं, हम डिसीजन प्रपोजल की वजह से नहीं छोड़ा, ये हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं क्योंकि ये बेस्ट नहीं थी। जो हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर वो डिसीजन की वजह से हमें सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो वो बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक मशीन है जिसको मैं अगर सेल करना चाहूँ तो वो 50,000 रुपीज़ की सेल हो सकती है, और अगर उस मशीन को मैं अपने डिसीजन प्रपोजल पर यूज़ करना चाहूँ तो मुझे उसको 50,000 में सेल नहीं करना, मैं उसको सेल नहीं कर पाऊँगा, फिर वो मेरी यूज़लेस हो जाएगी। तो अगर वो ये कह दे कि ये मशीन आपकी यूज़लेस हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने 50,000 रुपीज़ की जो मशीन सेल कर सकते थे, आपने उसको फॉरगो किया, आपने बेनिफिट फॉरगो कर दिया। तो 50,000 रुपीज़ की सेल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉरगॉन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये उम्मीद है आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी, इसको हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर किया है। तो इन शॉर्ट इसको हम दोबारा बता देते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स increase in cost, differential cost means change in cost, avoidable cost means decrease in cost, opportunity cost means benefit foregone, benefit foregone। इसी तरह नॉन रेलेवेंट कॉस्ट या इररेलेवेंट कॉस्ट के लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे उसमें सबसे पहले है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो ऑलरेडी पे हो चुकी हो। हर वो कॉस्ट जो आप अपनी डिसीजन मेकिंग से पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उस कॉस्ट को, पास्ट कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं। एनी कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द डिसीजन मेकर और बाय द मैनेजमेंट और बाय द कंपनी, जो कॉस्ट भी ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं वो आपकी संक कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसीजन लेना चाह रहे हैं
तो आपने उसकी लॉन्चिंग से पहले मार्केट सर्वे किया था। तो वो जो मार्केट सर्वे था वो क्योंकि आप ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, इसीलिए मार्केट सर्वे की कॉस्ट जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं वो आपकी संक कॉस्ट है। अगर आपने मार्केट सर्वे फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर में करने वाला संक कॉस्ट नहीं होगा, जो आप पास्ट में कर चुके हैं। फ्यूचर का और पास्ट का तयन कैसे होगा ये भी जरा समझ लें। जिस दिन आप डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन आप कुछ कॉस्ट अकाउंट फॉर कर रहे हैं रेलेवेंट, और आप कुछ बेनिफिट्स अकाउंट फॉर कर रहे हैं रेलेवेंट, और उसको नेट कर रहे हैं। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ जाए तो डिसीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो डिसीजन को रिजेक्ट कर लेते हैं। आज आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जिस दिन कोई भी डिसीजन मेकर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है उससे पीछे पीछे जो टाइम गुजर चुका वो पास्ट है। आज की डेट या आज से ऑनवर्ड चाहे इम्प्लीमेंटेशन या उसके बाद वाला कोई भी टाइम है कि आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है और या मुकम्मल करना है, ये सारा टाइम फ्रेम आपका फ्यूचर कहलाएगा। प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने से लेकर प्रोजेक्ट के आज या आज के बाद जो कॉस्ट भी हमारी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने के लिए इनकर होगी वो सारा फ्यूचर है। तो पास्ट का मतलब है डिसीजन मेकिंग से पहले पहले जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो सब पास्ट है। कमिटेड कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जिसका लीगल एग्रीमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट पास्ट में हुआ है, और उस लीगल एग्रीमेंट की वजह से आपको वो कॉस्ट फ्यूचर में भी पे करनी है। लेकिन एग्रीमेंट क्योंकि पास्ट में हुआ है तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पास्ट में क्रिएट हो जाए और वो रिवर्सेबल ना हो, वो कमिटेड कॉस्ट है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आपने एक बिल्डिंग 3 साल पहले लीज पे ली थी और उसका आपने लीज रेंटल हर साल पे किया और अगले 5 साल और आपने उसका रेंटल अगर पे करना है तो वो जो बिल्डिंग है उसका लीज रेंटल कमिटेड कॉस्ट है। आल्दो आपने अगले 5 साल वो रेंटल पे करना है, लेकिन वो आप अपने डिसीजन प्रपोजल की वजह से नहीं पे कर रहे होंगे, बल्कि जो आपने 3 साल पहले एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट की वजह से पे कर रहे होंगे। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका लीगल एग्रीमेंट पास्ट में हुआ और वो आपके डिसीजन प्रपोजल के साथ उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो आपकी कमिटेड कॉस्ट है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसको हम कम नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वो इन एनी केस इनकर होनी है, चाहे डिसीजन प्रपोजल इंप्लीमेंट हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें से एक प्रोडक्ट को क्लोज करना चाहते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट को क्लोज करेंगे तो इसके लिए हमने एक स्पेशल सुपरवाइजर हायर किया हुआ था, हम उस स्पेशल सुपरवाइजर को फारिग कर देंगे, रिडेंडेंट कर देंगे। उस स्पेशल सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो आपको सेव होगी, तो वो आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट बन जाएगी। अगर मैं कहानी ऐसे चेंज कर दूं कि आपका वो जो सुपरवाइजर था वो स्पेशल नहीं था, आप उस सुपरवाइजर को फारिग करने की बजाय आप उसको प्रोडक्ट ए और बी के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो स्पेशल सुपरवाइजर नहीं था, इसीलिए फिर वो जो सुपरवाइजर की सैलरी थी जो इस प्रोडक्ट सी पे इस्तेमाल हो रहा था, उस सुपरवाइजर की सैलरी अनअवॉइडेबल कॉस्ट होगी। क्योंकि चाहे आप प्रोडक्ट सी को क्लोज करें या ना करें, आपको सुपरवाइजर की सैलरी इन एनी केस पे करनी है, क्योंकि वो फिक्स सैलरी है और वो आपकी कमिटमेंट में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो एक्चुअली कैश में तो पे नहीं की जाती, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए अकाउंटेंट उनको इनकॉर्पोरेट करता है। दीज कॉस्ट आर कंसिडर्ड ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल आप इम्पेयरमेंट लेते हैं जैसे अकाउंटिंग में, जैसे आप बैड डेट्स लेते हैं, बैड डेट्स एक एक्सपेंस है लेकिन वो कैश में पे नहीं होता। इसी तरह आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट्स, इसी तरह आपकी इम्पेयरमेंट, इसी तरह आपकी पुराने खरीदे हुए एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, पुराने एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि एक तो वो नॉन कैश है, दूसरा वो आपके अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप अकाउंट फॉर करते हैं।
तो नोशनल कॉस्ट मींस ऐसी कॉस्ट जो हाइपोथेटिकल है और अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम कंसिडर करते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स क्लियर हो गई होंगी जो इररेलेवेंट कॉस्ट के लिए टर्म्स बोली जाती हैं। ये भी अगर हमें एक्सप्लेनेशन डिमांड करे तो हम लिखते हैं, या हम अगर एक्सप्लेनेशन ना भी मांगे तो जिन फिगर्स को आपने इसमें इग्नोर करना है उन फिगर्स के साथ ये रीजन मेंशन करना जरूरी होता है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब हमने जो प्रिंसिपल पीछे सीखे उन प्रिंसिपल्स को अगर मैं यहाँ साइड पे रखूं कि जी रेलेवेंट कॉस्ट वो होगी जो फ्यूचर की होगी, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होगा। दो बड़ी बातें हैं, फ्यूचर की होगी, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होगा और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाएगा। ये 3 रूल थे। अगर ये 3 रूल नहीं भी हैं और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो रेलेवेंट है। तो हमने इसकी बेस पर तमाम रेलेवेंट कॉस्टिंग को डील करना है। तो फिलहाल अभी हम मटेरियल के लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग का रूल डिजाइन कर लेते हैं कि अगर आपको किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए या ऑर्डर के लिए मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल आपके पास स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो उसमें बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको मटेरियल चाहिए और वो स्पेशल ऑर्डर के लिए जिसकी आप रेलेवेंट कॉस्टिंग करना चाह रहे हैं, अगर मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको मटेरियल स्पेशल ऑर्डर के लिए मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना है तो आपको वो मटेरियल मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट आएगा, ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। और जब आप उसे मार्केट से परचेज करेंगे तो साफ सी बात है फ्यूचर में परचेज करेंगे, एक्स्ट्रा कैश पे करना पड़ेगा और आपको अपने प्रोजेक्ट की वजह से करना पड़ेगा। तो जिस मार्केट प्राइस पर आप उसे परचेज करेंगे, करंट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, वो जो करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जितना कैश आउटफ्लो होता है वो सारा रेलेवेंट कॉस्ट होता है। फ्यूचर में जो भी कैश आउटफ्लो होता है वो रेलेवेंट कॉस्ट होता है। उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है तो वहां पे 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि क्या उस मटेरियल का रेगुलर यूज है या नहीं है। अगर मटेरियल का रेगुलर यूज है, रेगुलर या फ्रीक्वेंट यूज है, तो क्या करेंगे? और अगर उसका रेगुलर यूज नहीं है, तो अगर आपके मटेरियल का रेगुलर यूज है तो इसका मतलब है आपका मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल है स्टोर में पड़ा है, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल स्टोर में पड़ा है, मटेरियल ए 1000 kg, जो कि आपने 3 माह पहले खरीदा था, 3 मंथ्स अगो परचेज किया था 5 रुपए का। ये मटेरियल हमारी किसी प्रोडक्ट अल्फा पे रेगुलरली यूज होता है। अगर मटेरियल ए प्रोडक्ट अल्फा पे रेगुलरली यूज होता है, हमें एक स्पेशल ऑर्डर आता है और उसके लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें ये मटेरियल ए ही रिक्वायर्ड है। जब हम मटेरियल ए को अगर रेगुलर यूज की बजाय स्पेशल ऑर्डर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके ख़त्म होने की वजह से आप अपनी रेगुलर प्रोडक्ट तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये तो ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर 1 ऑफ होते हैं। तो आप ये अपनी रेगुलर प्रोडक्ट को प्रॉपर मैन्युफैक्चर करने के लिए नया मटेरियल मार्केट से डेफिनेटली परचेज करेंगे। आप रेगुलर यूज को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इसीलिए जब आपके मटेरियल का रेगुलर यूज होता है तो आप अपने रेगुलर यूज को डिस्टर्ब नहीं होने देते। इसके 2 तरीके हैं, या तो स्पेशल ऑर्डर के लिए ये मटेरियल इस्तेमाल कर लें पड़ा हुआ जल्दी से जल्दी और मार्केट से नया ले आए, या इसको पड़े हुए को अल्फा पे इस्तेमाल करें, स्पेशल ऑर्डर के लिए मार्केट से ले आए। इन एनी केस हमें माल मार्केट से परचेज करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस केस में भी हमारी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो करंट परचेज प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। उसके मुकाबले में अगर हमारे मटेरियल का रेगुलर यूज नहीं है और वो स्टोर में पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसा मटेरियल जो है उसके केस में फिर अगर हमारा रेगुलर यूज ना हो तो ये कैश आउटफ्लो नहीं होता। फिर हम इस रूल की तरफ आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। जब भी हमारे मटेरियल का रेगुलर यूज नहीं होगा तो फिर कैश आउटफ्लो होने का चांस कम है, फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ आएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ तक जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको समराइज कर लेते हैं। अवेलेबल इन स्टॉक ना हो तो करंट परचेज प्राइस
रेलेवेंट होगी क्योंकि ख़रीदना है मटेरियल, स्टॉक में अवेलेबल हो और उसका रेगुलर यूज़ है, रेगुलर यूज़ एग्जिस्ट करता है, तो फिर भी आपने करंट परचेज प्राइस रेलेवेंट होगी। अगर आपके मटेरियल का रेगुलर यूज़ नहीं है तो फिर आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करेंगे। हमने जो अभी रूल्स पढ़े थे ये उन्हीं को टेबल फॉर्म में इंडिकेट किया हुआ है कि अगर मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल ना हो या अगर मटेरियल स्टॉक में हो और उसका रेगुलर यूज़ हो तो करंट परचेज प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी। उसके बाद बाकी तमाम सिचुएशन में जहाँ मटेरियल का रेगुलर यूज़ नहीं है वहाँ पर आप उस मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे या करंट परचेज प्राइस देखेंगे, और उन दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक कॉस्ट है और करंट परचेज प्राइस भी एक कॉस्ट है। तो जब कोई सी दो कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो उनमें से लोअर ऑफ उठाना है, लोअर ऑफ पिक करेंगे। बेनिफिट्स में से हायर ऑफ पूरी डिसीजन मेकिंग में, और कॉस्ट में से लोअर ऑफ पिक करना है क्योंकि हमने मोस्ट बेनिफिशियल डिसीजन मेकिंग करनी है। कॉस्ट हो तो लोअर ऑफ, बेनिफिट्स हो तो हायर ऑफ। अब सवाल पैदा होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन में अगर आपको मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है एनआरवी, अगर हम उस मटेरियल को सेल कर सकते हों और उसको स्पेशल ऑर्डर पर कंज्यूम करने की वजह से हमें स्क्रैप छोड़नी पड़े तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ फॉरगॉन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। या अगर उसकी स्क्रैप भी हो सकता है और वो कहीं और ऑल्टरनेटिवली कंज्यूम भी हो सकता है चेंज होकर, तो फिर हम देखेंगे हमारा ज़्यादा बेनिफिट जहाँ पे था हमने वो ऑप्शन परफॉर्म करनी थी, लेकिन हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट ऑप्शन अपने स्पेशल ऑर्डर की वजह से फॉरगो करनी पड़ गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक मटेरियल ए है जिसकी दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर वन अपॉर्चुनिटी ये है कि हम इस मटेरियल को स्क्रैप कर सकते हैं 5 रुपीज़ पर केजी पर, और या दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम इसे किसी मटेरियल जी की जगह यूज़ कर सकते हैं, और जब हम इसको मटेरियल जी की जगह यूज़ करेंगे तो जी की कॉस्ट सेव होगी, परचेज कॉस्ट ऑफ जी सेव होगी। फॉर एग्जांपल वो 8 रुपए पर केजी सेव होगी। तो साफ सी बात है यहाँ तक अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आई। अभी तक मैंने मटेरियल ए का एक बेनिफिट आइडेंटिफाई किया कि इफ़ वी स्क्रैप तो हमें 5 रुपए की इनकम होगी, अगर हम उसको यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मटेरियल जी तो हमें परचेज कॉस्ट सेव होगी। तो यहाँ तक तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ मटेरियल जी, इन प्लेस ऑफ मटेरियल जी यूज़ करना हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब मैं अगर आपको इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये कह दूं कि कंपनी को एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की डिसीजन मेकिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी है, और उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर अगर इस मटेरियल ए को कंज्यूम कर लिया जाए तो ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमने अभी आइडेंटिफाई की थी हमें ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगो करनी पड़ेगी। हमारी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन होगी, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर हम मटेरियल ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखेंगे 8 रुपीज़ पर केजी। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये कोई कैश दिया है, हमें असल में एक बेनिफिट होना था, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बेस्ट बेनिफिट हमें फॉरगो करना पड़ गया। तो ये जो बेस्ट बेनिफिट फॉरगो किया ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल हमें 500 केजी चाहिए तो 500 केजी इंटू 8 रुपीज़ 4000 रुपीज़ की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसके अलावा 3-4 और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, मींस सारी साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसीलिए आपने उनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को टेक अप करना था, लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक और एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक वेयर हाउस है जिसको हम रेंट पर देकर इतनी इनकम कमा सकते हैं पर मंथ। अगर हम इस वेयर हाउस को रेंट पे दें तो 50,000 रुपया कमा सकते हैं। दूसरा,
अगर इस वेयर हाउस में हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी को बढ़ाकर यहाँ पे स्टोर करें, तो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने से हमें इजाफी कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 रुपये। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास वेयर हाउस थोड़ा फ्री है, उस फ्री वेयर हाउस में स्पेस पे या हम उसको रेंटल पे दे दें या हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाकर कंट्रीब्यूशन कमा लें। तो दो बेनिफिट्स हैं हमारे पास, दोनों पर मंथ बेनिफिट हैं, 40,000 पर मंथ, 50,000। ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम रेंटल को प्रेफर करेंगे कि जी रेंटल इनकम में ज़्यादा बेनिफिट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ जी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है और आप उसकी डिसीजन मेकिंग करने के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जब वेयर हाउस की बारी आती है तो आप कहते हैं यही वाला फ्री वेयर हाउस अगर हम यहाँ स्पेशल ऑर्डर की क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो हमने रेंटल इनकम सोची हुई थी बेस्ट बेनिफिट, हमें ये फॉरगो करना पड़ेगा, हमें इस बेनिफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये बेनिफिट जिस प्रपोजल की आप रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं उस प्रपोजल के लिए आप रेलेवेंट कॉस्ट काउंट करेंगे, ये रेंटल इनकम फॉरगॉन, तो 50,000 रुपए की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अगर हम स्पेशल ऑर्डर के लिए फ्री वेयर हाउस को इस्तेमाल करते हैं तो हमें रेंटल इनकम सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, रेंटल इनकम फॉरगॉन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कई स्टूडेंट इस 40,000 को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते हैं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को टेक अप करना है और हमारे स्पेशल ऑर्डर की वजह से सिर्फ ये सेक्रीफाइस हो रही है, ये तो ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं, इट इज नॉट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन ड्यू टू योर डिसीजन प्रपोजल। उम्मीद है यहाँ पर आपको मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट समझ आ गई होगी। इसी की प्रैक्टिस के लिए मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग को समझने के लिए और उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग 1। कहता है जी व्हाट इज द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर दिस प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। तो कहता है a company is evaluating a project that requires 3 types of material A, B and C. Data relating to the material requirements are as follows। 3 मटेरियल चाहिए जी प्रोजेक्ट के लिए, मटेरियल A, B और C, ये इनके रिक्वायर्ड केजीज हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं वो इतने केजी पड़े हुए हैं, मतलब 500 केजी में से 100 केजी स्टॉक में है, तो रिमेनिंग 400 केजी हमें परचेज करना है। इधर 400 केजी में से 250 केजी स्टॉक में पड़ा है, तो 150 केजी हमें परचेज करना है और इधर 50 केजी परचेज करना है। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ये हमारी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है, जिस प्राइस पर आपने इसको पास्ट में परचेज किया था। डिसीजन मेकिंग में हम इसको संक कॉस्ट कहते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम इसको संक कॉस्ट कहते हैं कि ये ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और ये पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे, ये हमारे डिसीजन में रेलेवेंट नहीं होगी। हाँ, करंट परचेज प्राइस आपको दी हुई है और अगर आपका नो रेगुलर यूज हुआ तो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है उसके लिए, नो रेगुलर यूज के लिए। अगर नो रेगुलर यूज हुआ तो वो हमें कहता है जी मटेरियल ए इज रेगुलरली यूज्ड। रेगुलरली यूज वाला मटेरियल कोई भी हो तो उस केस में हमने करंट परचेज प्राइस लेनी होती है। मटेरियल बी इज नो लॉन्गर इन यूज बाय द कंपनी, इट कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप इफ नॉट यूज्ड फॉर अ स्पेशल प्रोजेक्ट। तो वो कहता है जी अगर आपने इसको यूज ना किया तो आप इसको स्क्रैप कर सकते हैं। और हम तो यहाँ रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की इस एजम्पशन पे कि हम इसको प्रोजेक्ट पे कंज्यूम करेंगे। सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग जब हो रही होगी प्रोजेक्ट की तो उस पे एजम्पशन ये होगी वी वांट टू यूज द मटेरियल फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद मटेरियल सी अगर हम प्रोजेक्ट पे कंज्यूम करें तो वो कहता है जी वो फ्रीक्वेंटली यूज का मटेरियल नहीं है, वो आपका स्क्रैप हो सकता है, या अब इधर एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो स्क्रैप हो सकता है या इट कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट मटेरियल इन प्लेस ऑफ मटेरियल जी। कहता है या ये मटेरियल जी की जगह इस्तेमाल होगा और मटेरियल जी की विच हैज द करंट कॉस्ट ऑफ 25, मटेरियल जी की करंट कॉस्ट 25 रुपए है
ऑल्दो ये कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मटेरियल सी को मटेरियल जी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो मटेरियल जी की कॉस्ट जो है वो सेव होगी। मटेरियल जी हमें इतनी क्वांटिटी जितनी हम सी को इस्तेमाल करेंगे हमें 25 रुपए के हिसाब से परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने रीड कर लिया क्वेश्चन, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? हमारा सोल्यूशन जी, उसमें वो कहता है जी मटेरियल ए, हमें मटेरियल ए रिक्वायर्ड है 500 केजीज, 500 केजी रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक में 100 केजी पड़ा है, बाकी हमें मार्केट से 400 केजी परचेज करना है स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ए। अगर आपने मार्केट से 400 केजी परचेज करना है तो आपका इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होगा 55 रुपीज पर केजी। और ये जो 100 केजी स्टॉक में पड़ा है उसने कहा जी इसका रेगुलर यूज है। तो रेगुलर यूज वाले मटेरियल का मतलब होता है कि हम रेगुलर यूज डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, तो इसको भी हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा बाद में, और 55 का ही परचेज होगा ये भी। तो क्योंकि इन दोनों मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट करंट परचेज प्राइस है, तो आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं 500 केजीज मल्टीप्लाइड बाय 55 रुपीज पर केजी। तो आपका आंसर आ जाएगा मटेरियल ए का 27,500 रुपये रेलेवेंट कॉस्ट है। ऑल्दो पेपर में आपने इस तरह नहीं सॉल्व करना, पेपर में तो आपने इसको टेबल फॉर्म में सॉल्व करना है। अभी तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल बी, मटेरियल बी हमें टोटल 400 केजीज रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए। हमारे पास स्टॉक में 250 केजी पड़ा है, तो इसका मतलब है हमें 150 केजी परचेज करना है, जो कि हम परचेज करेंगे और उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी 52 रुपीज पर केजी। जो बाकी ये 250 केजी है ये हमारा स्टॉक में है और उसने लिखा हुआ है कि ये रेगुलर यूज का नहीं है। तो अगर कोई मटेरियल रेगुलर यूज का ना हो तो वहां पे रेलेवेंट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे देखेंगे? उसने कहा जी ये अगर आप यूज ना करें तो आप इसको स्क्रैप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप इसको सेल कितने का कर सकते हैं? 45 रुपीज का। तो 45 रुपीज हमारी इनकम हो सकती है अगर हम स्पेशल प्रोजेक्ट पे कंज्यूम ना करें। लेकिन हम क्योंकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे या प्रोजेक्ट पे कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो स्पेशल प्रोजेक्ट पे कंज्यूम करने की वजह से आपको सेल वैल्यू या स्क्रैप फॉरगो करनी पड़ेगी। और वो फॉरगोन अमाउंट क्या होगी? 250 केजी मल्टीप्लाइड बाय 45 रुपीज पर केजी। 250 केजीज मल्टीप्लाइड बाय 45 रुपीज पर केजी। तो 150 इंटू 52 रुपीज पर केजी, इसी तरह 45 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे पर केजी 250 केजी को, तो हमारी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी 7800। तो ये आ जाएगा 11,250। इसके बाद मटेरियल सी हमें 350 केजी चाहिए, उसमें से 50 केजी तो हम परचेज कर लेंगे और उसको परचेज करने की जो कॉस्ट होगी करंट परचेज कॉस्ट वो 45 रुपीज होगी पर केजी। तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट आएगी 2250। उसके बाद जो बाकी 300 केजी आपके पास स्टॉक में है उसको यूज करेंगे स्टॉक में से, उसका नो रेगुलर यूज, तो वो 300 केजी की आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है हमने? स्पेशल प्रोजेक्ट को अगर मैं साइड पे रखूं तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 1 ये है कि मैं उसको स्क्रैप कर सकता हूँ मटेरियल सी को 18 रुपीज पर केजी पे, ये स्क्रैप मेरा बेनिफिट है। दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है प्रोजेक्ट के अलावा कि मैं इसको मटेरियल सी को मटेरियल जी की जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ और उस पर इस्तेमाल करने से मेरी परचेज कॉस्ट सेव होगी जी की 25 रुपये पर केजी, ये दिया हुआ, ये भी एक बेनिफिट है। तो हमने पहले देखना है कि इन दोनों में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। एक अपॉर्चुनिटी है 18 रुपए के फायदे वाली,
एक अपॉर्चुनिटी है 25 रुपए की, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो हमने इसको टेकअप करना था। और अगर हम इस मटेरियल सी को प्रोजेक्ट पे कंज्यूम कर लें तो हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी वो 25 रुपए पर केजी का जो फ़ायदा हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा और हम फॉरगो कर देंगे। तो 7500 रुपीज़ हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मटेरियल सी की। तो अगर आप इस सारे को सम अप करें, मटेरियल ए, मटेरियल बी, इसी तरह मटेरियल सी की कॉस्ट को, तो ये आपके पास सारी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल ए की 27,500, मटेरियल बी की 7,800 प्लस 11,250, मटेरियल सी की रेलेवेंट कॉस्ट 2,250 प्लस 7,500। इस सारे को टोटल करें तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग 1 का आंसर है। तो मटेरियल ए बी सी, इन पे ये रूल कैसे अप्लाई करना था वो मैंने आपको गाइड कर दिया। सिमिलर टू दैट इसकी प्रैक्टिस के लिए अंडरस्टैंडिंग 2 है, करें इसको आप खुद करें, पहले रीड करें, इसको आप खुद रीड करें अंडरस्टैंडिंग 2 को और सॉल्व करें। उम्मीद है आपने रीड कर लिया होगा। इसमें भी आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है प्रोजेक्ट की। कहता है डबल बी कंपनी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट B22 बनाने का एक ऑर्डर है। Negotiation on the final price to charge the customer are in progress and sale manager has asked you to supply the relevant cost information. Okay, information आपको क्या दी है? एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट बी का मटेरियल एक्स लगेगा 4 kg और मटेरियल वाई लगेगा 6 kg। तो इसका मतलब है टोटल मटेरियल होगा 4 kg इंटू 500 यूनिट्स, 2000 kg टोटल ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। और मटेरियल वाई 6 kg है एक यूनिट पे, तो 500 यूनिट्स पर टोटल 3000 kg रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि टोटल कितने kg मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब उसने नीचे पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ 3 दिया है। मटेरियल एक में x का जिक्र है और एक में मटेरियल y का जिक्र है। वो कहता है जी कंपनी के पास 5000 kg ऑफ मटेरियल x इन स्टॉक है, ठीक है। हमें टोटल कितने kg चाहिए? x का 2000, हमारी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल अभी हमें कोई अपरेंटली परचेज़ की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है दिस वॉज परचेज लास्ट ईयर। जब इतना टाइम गैप आ जाए 1 ईयर 2 ईयर्स का, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि मटेरियल नॉन रेगुलर यूज़ का है। दिस मटेरियल वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7 पर kg। ये 7 वॉज लिखा हुआ था तो ये पास्ट की संग कॉस्ट है। कहता है जी इफ़ नॉट यूज टू मेक प्रोडक्ट B22, अगर आपने मटेरियल एक्स को नए स्पेशल ऑर्डर B22 के लिए यूज़ ना किया तो क्या हो सकता है? दिस कुड बी सोल्ड ईदर बी सोल्ड फॉर 7.5, इसको स्क्रैप किया जा सकता है। ईदर का मतलब है एक अपॉर्चुनिटी है। दिस कुड बी सोल्ड फॉर 7.5 पर kg, और के बाद अब दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई, कन्वर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.5। अब ये और से पहले एक अपॉर्चुनिटी होती है और के बाद ये सेकंड अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है। तो वो कहता है जी सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है, कन्वर्ट किया जा सकता है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.5, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, सो दैट इट कुड बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अनदर रॉ मटेरियल Z। ये किसी मटेरियल Z की जगह यूज हो सकता है थोड़ा सा कन्वर्ट करके। और Z कहाँ इस्तेमाल होता है? विच कंपनी रिक्वायर्स फॉर अदर प्रोडक्शन, वो स्पेशल प्रोडक्ट B22 पे इस्तेमाल नहीं होता, वो कहीं आपको रूटीन में अदर प्रोडक्ट में चाहिए होता है Z। तो कहना वो ये चाह रहा है कि मटेरियल X का रेगुलर यूज़ नहीं है, उसको हम चाहें तो स्क्रैप कर सकते हैं, चाहें तो हम मटेरियल Z की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेंगे। जब आप Z की जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी Z की परचेज कॉस्ट सेव होगी। अब मुझे अगला फिक्रा ये पढ़ कर देखना है कि Z की परचेज कॉस्ट क्या है जो हम सेव करना चाहेंगे। तो वो कहता है जी करंट परचेज प्राइस पर kg ऑफ मटेरियल इज 9.5 फॉर मटेरियल Z। ये आ गई मटेरियल Z की करंट परचेज प्राइस है 9.5। अगर मैं मटेरियल X को मटेरियल Z की जगह यूज करूंगा
तो मैं ये 9.5 की सेविंग इंजॉय करना चाह रहा हूँ। आगे उसने 8.25 पर केजी मटेरियल एक्स की भी परचेज प्राइस दिया है। ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो नहीं आएगी। हाँ, हम वैसे कंपैरिजन कर लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और करंट परचेज प्राइस का कि दोनों में से इकोनॉमिकल ऑप्शन कौन सी है। तो फिलहाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए यहाँ तक हम पढ़ेंगे कि मटेरियल जी की जगह इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उसको स्क्रैप भी किया जा सकता है या सेल भी किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको अभी सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा जी। सॉल्यूशन, मटेरियल एक्स हमें रिक्वायर्ड है टोटल 2000 kg, 4 kg मल्टीप्लाइड बाय 500 यूनिट्स, हमें 2000 kg रिक्वायर्ड है। ये मटेरियल एक्स एक तो स्टॉक में है, दूसरा इसका रेगुलर यूज़ नहीं है। तो इस केस में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 2000 kg की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए पहले हम ये कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करते हैं। उसने हमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी, अलग से वर्किंग करते हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, उसने कहा था कि आप मटेरियल एक्स को सेल कर सकते हैं एज स्क्रैप। तो अगर हम उसे सेल करेंगे एज अ स्क्रैप तो वो सेल होगा 7.50 पर केजी पे। ये 7.50 बेनिफिट है हमारे लिए। एक अपॉर्चुनिटी नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है, अपॉर्चुनिटी नंबर 2 ये है कि हम मटेरियल एक्स को कन्वर्ट करें और फिर यूज़ करें फॉर जी की जगह इस्तेमाल करें। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर कॉस्ट आएगी 1.5 रुपीज़ पर केजी, और कन्वर्ट करने से आपको परचेज कॉस्ट सेव होगी जी की परचेज कॉस्ट हमने देखी थी ऊपर, जी की परचेज कॉस्ट है 9.5। तो जब आपकी वो सेव होगी तो इस अपॉर्चुनिटी का जो नेट बेनिफिट हमें आएगा वो 8 रुपये पर केजी का होगा। अब ये आप 8 रुपये पर केजी और 7.5 रुपये पर केजी, 8 रुपीज़ पर केजी और 7.5 पर केजी में से देखेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, क्योंकि दोनों आप नहीं कर सकते। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको अंडरटेक करनी थी वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने टेकअप करनी थी वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यानी जो आप मटेरियल सी को जी की जगह इस्तेमाल करके 8 रुपए का फ़ायदा लेने का सोच रहे थे, वो स्पेशल प्रोजेक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो वो सेक्रीफाइस होने के बाद आपकी ये टोटल जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी इसकी वो 16,000 रुपीज़ होगी मटेरियल एक्स की। अगर मैं मटेरियल एक्स की करंट परचेज प्राइस से कंपेयर करूं तो वो साफ सी बात है 8.25 है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और करंट परचेज प्राइस दोनों में से लोअर ऑफ उठाते हैं, कॉस्ट में से लोअर ऑफ, बेनिफिट्स में से हायर ऑफ। ये जो 8 रुपए है ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट इसको 8.25 से कंपेयर करे तो वो खुद ही अंदाजा लगा सकता है कि 8 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और 8 रुपए 25 पैसे पे वो नया खरीदा जा सकता है। तो नया खरीदने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बियर करेंगे क्योंकि वही इकोनॉमिकल है। इस केस में इकोनॉमिकल मींस कॉस्ट कम है। उसके बाद इसी तरह मटेरियल वाई को रीड कर लें ज़रा। वो कहते हैं जी देर आर 10,000 किलोग्राम ऑफ मटीरियल वाई इन इन्वेंट्री। हमें वैसे कितने किलोग्राम चाहिए, 6 किलोग्राम इंटू 500, तो हमें 3000 किलोग्राम चाहिए। कहता है 10,000 किलोग्राम हमारे पास स्टॉक में है जो कि हमने फाइफो मेथड से वैल्यू किया है। फाइफो मेथड का मतलब है जो पुराना मटेरियल है वो पुरानी रेट पे है, जो नया मटेरियल आपने ख़रीदा वो आपने नए रेट पर वैल्यू किया। तो टोटल आपके पास 10,000 केजी है जिसकी टोटल कॉस्ट है 145,750। ऑफ दिस करंट इन्वेंट्री 3,000 केजी वॉज परचेज 6 months अगो। ये वाला मटेरियल आपने 6 माह पहले ख़रीदा था और उसकी कॉस्ट थी 13.75। जो रिमेनिंग है, द रेस्ट का मतलब है जो रिमेनिंग मटेरियल इन्वेंट्री है वॉज परचेज लास्ट मंथ, ये आपने लास्ट मंथ परचेज किया है। तो 3,000 केजी हमने 6 माह पहले ख़रीदा था, 7,000 केजी हमने लास्ट मंथ ख़रीदा है, उसका रेट नहीं बताया। मटेरियल वाई इज़ रेगुलरली यूज्ड इन नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है, रेगुलर यूज़ का मटेरियल है तो करंट परचेज प्राइस लेंगे।
वो कहता है जी सिंस द लास्ट परचेज ऑफ मटेरियल वाई आ मंथ अगो, जो लास्ट मंथ में आपने परचेज की थी उसके मुकाबले में वो कहता है कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड बाय द सप्लायर दैट द प्राइस पर केजी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 4%। पिछले महीने की परचेज के मुकाबले में आपकी प्राइस करंटली 4% बढ़ चुकी है। इसका मतलब है हमारा मटेरियल रेगुलर यूज का है, उसमें कुछ केजी 13 रुपए 75 पैसे के हैं, 7000 केजी का रेट नहीं बताया। 7000 केजी आपने लास्ट मंथ खरीदे हैं और लास्ट मंथ से अभी तक 4% प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। तो ये जो 4% है इसे हम अपनी करंट परचेज प्राइस फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। हमारे पास 10,000 केजी है जिसमें से 6 माह पहले हमने ख़रीदा था 3000 केजीज एट द रेट ऑफ रुपीज़ 13.75 केजी। लास्ट मंथ हमने परचेज किया 7000 केजीज और उसकी प्राइस पर केजी नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल केजी 10,000 है। टोटल कॉस्ट जो है वो 142,750 है। तो अगर मैं ब्रेकअप करना चाहूँ कि मेरी लास्ट मंथ की जो कॉस्ट है, लास्ट मंथ की कॉस्ट उसका रेट क्या है, ये है 41,250, ये है 101,500 और ये आप इसको अगर डिवाइड कर दें 7000 केजी पे तो रेट आ जाएगा 14.5 रुपीज़ पर केजी। ये लास्ट मंथ का रेट है। आज का जो करंट रेट है उसने कहा है करंट रेट वो 4% इंक्रीज हो चुका है। तो आपका जो लास्ट मंथ का रेट था वो 14.5 है, उसमें 4% का इंक्रीज मींस 1.04 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो नया रेट आएगा वो आएगा 15.08। ये क्यों हमने करंट प्राइस क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे मटेरियल वाई का रेगुलर यूज़ है जी। मटेरियल वाई का ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि मटेरियल वाई का रेगुलर यूज़ है। तो हमारी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल वाई की क्या होगी, वो होगी 6 kg इंटू 500 यूनिट्स इक्वल टू 3000 kgs इंटू 15.08 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 45240। तो मटेरियल एक्स की और मटेरियल वाई की रेलेवेंट कॉस्ट हमने इसमें कैलकुलेट की। यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाता है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स एंड एसेट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने लेक्चर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।